नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉरियर विल पर। आज अपना जो बायोलॉजी के अंदर जिस टॉपिक का नाम है उसका नाम क्या है? श्वसन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र अपन ने पढ़ लिया। इससे पहले वाला टॉपिक अपना उत्सर्जन तंत्र ही था। आज अपना टॉपिक है श्वसन तंत्र। श्वसन किसे कहते हैं? सांस लेना। देखो, इस टॉपिक के अंदर अपन आज पढ़ने वाले हैं श्वसन तंत्र होता क्या है। श्वसन क्या होता है? एक तो होता है सांस लेना। सांस लेना क्या नहीं होता? श्वसन नहीं होता। सांस लेना श्वसन का एक पार्ट है, छोटा सा। सांस लेने को कहते हैं। सांस को एक बार अंदर लिया और वापस बाहर छोड़ा, ये ब्रीदिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ये ब्रीदिंग कहलाता है, ब्रीथिंग। जबकि श्वसन अलग चीज होती है। श्वसन क्या होता है? श्वसन होता है अपन भोजन खाते हैं क्या? अपना भोजन शरीर के अंदर किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में बदल जाता है। और इस ग्लूकोज को जब अपन सांस लेते हैं तो इस ग्लूकोज को क्या मिलती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिलने के बाद ये ग्लूकोज किस में बदलता है? ये बदलता है ऊर्जा में। किसमें? अपने को ऊर्जा मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और जल वाष्प के रूप में क्या मिलती है? जल मिलता है। ये सारी घटना क्या कहलाती है? श्वसन। श्वसन इसे कहते हैं। अपन भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन से अपने क्या शरीर में क्या भोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में। और जब अपन सांस लेते हैं ना तो अपने शरीर में ऑक्सीजन जाती है क्या? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये ग्लूकोज है ना, ये जलता है, यानी बर्न होता है, ये विघटित होता है। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ग्लूकोज के साथ घटना होती है ना, उससे अपने को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और जल मिलता है। ये सारी घटना क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। तो आज अपन इस श्वसन की बात करेंगे। कहाँ कितनी ऊर्जा मिलती है, कौन कौन से अंग श्वसन में काम करते हैं, किस प्रकार ग्लूकोज है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपने को ऊर्जा प्रदान करता है। अब ये ऊर्जा प्रदान हो रही है ना, ये ऊर्जा क्या है? ये ऊर्जा अपनी कोशिका को मिलेगी। किसको मिलेगी? कोशिका। पूरा शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से बना है। और ये कोशिका को मिलेगी। कोशिका के अंदर अपन ने कोशिका का अंग पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था ना। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कोशिका का क्या कहते हैं? शक्तिगृह, पावर हाउस। उसमें जाएगा, उसमें जाके ये क्या ऊर्जा को एटीपी के रूप में कन्वर्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये घटना, अब ऊर्जा का निर्माण होना ये माइटोकॉन्ड्रिया में अधिक होता है, इसलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहा जाता है। ये सब चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। तो सांस लेना अलग चीज होता है, सांस अंदर लेना बाहर छोड़ना अलग चीज होता है, जबकि श्वसन क्या होता है? अलग होता है। एक मत बताना इसको। अब श्वसन तंत्र, टॉपिक का नाम क्या है? श्वसन तंत्र। तो इस पूरी घटना में बहुत सारे तंत्र जुड़े होंगे, बहुत सारे अंग जुड़े होंगे, जब तभी तो श्वसन तंत्र की पूरी प्रोसेस होती है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? श्वसन तंत्र। देखो, इस श्वसन तंत्र का जो अध्ययन किया जाता है ना, उसको क्या कहते हैं? पल्मोनोलॉजी। याद रखना, श्वसन तंत्र का जो अध्ययन किया जाता है इसको क्या कहते हैं? पल्मोनोलॉजी कहते हैं। ये इस प्रकार का सिस्टम होता है। अपन नाक से सांस लेते हैं, अपन मुंह से भी सांस ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं, दोनों से। लेकिन वास्तव में सांस लेना किससे चाहिए? नाक से लेना चाहिए। ये तो अपना सेकेंडरी पार्ट है, एक ऑप्शन दिया गया है मुंह से, लेकिन वास्तव में सांस लेने के लिए नाक दी गई है। इसके बाद श्वसन, अंदर जो गैस अपने अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद ये क्या है? फेफड़े। फेफड़ों में गैस जाती है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन है, बहुत सारी चीजें। अपन जो वायुमंडल के अंदर जो गैसों का जिस प्रकार रेशियो होता है, परसेंटेज होता है, उसी अकॉर्डिंग अपन सांस अंदर की तरफ लेके जाते हैं, बाहर भी निकालते हैं क्या? वापिस बाहर भी निकालते हैं। इसके अंदर कुछ ऑक्सीजन यूज ले ली जाती है और वो ऑक्सीजन यूज ले कहाँ जाती है? इस ग्लूकोज को किस में बदलने के लिए? ऊर्जा में बदलने के लिए। इस सारी घटना को ही श्वसन कहा जाता है। सबसे पहले देखो, श्वसन के अंदर देखो, श्वसन तंत्र एक बाह्य श्वसन होता है जिसे हम कहते हैं श्वास को लेना और श्वास को
छोड़ना, ये नॉर्मली होती है सांस लेना, जैसे ब्रीथिंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है, वायुमंडल के अंदर अपनी नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, 78%, ऑक्सीजन 21% है। वायुमंडल में अपन जानते हैं नाइट्रोजन पाई जाती है 78% है, ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है 21% है, CO2 कितनी पाई जाती है 0.03%। इस प्रकार का मामला होता है क्या, तो अपन सांस लेते हैं ना, तो यही इस प्रकार का मामला ही अपने अंदर जाता है, यही होता है। देखो इसके अंदर देखो नाइट्रोजन कितनी, ये एक बार अपन सांस अंदर लेते हैं तो नाइट्रोजन जाती है 78%, ऑक्सीजन कितनी जाती और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी जाती 0.03%। जितना वायुमंडल के अंदर इसका रेशियो होता है ना, परसेंटेज होता है ना, उतनी ही अपन लेके जाते हैं अंदर। बाहर भी छोड़ते हैं क्या, वापस गया, बाहर भी छोड़ते हैं। बाहर छोड़ने में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्या चेंज होता है, नाइट्रोजन का शरीर के अंदर कोई काम नहीं होता, जितनी अंदर लेके गए उतनी वापस क्या कर देंगे, बाहर छोड़ देंगे। और क्या, ऑक्सीजन देखो लेके कितनी गई थे, वापिस कितने छोड़ रहे हैं 17% है, 4% का यूज हो रहा है क्या, 4% का अपने शरीर के अंदर इस ऑक्सीजन का यूज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड लेके कितनी गए और बाहर कितनी छोड़ रहे हैं, 4% छोड़ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा चेंज है, याद रखना इसको। तो अंदर लेके जा रहे हैं, गैस का अंदर ले जाना, जो वायुमंडल में जितनी पाई जाती है उसके हिसाब से अंदर लेके जाते हैं। बाहर ऑक्सीजन याद रखना 21 से 17 हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% से 4% हो जाती है। कहने का मतलब 100% गैस अंदर लेके जाते हैं ना, तो 100% ही गैस को बाहर छोड़ेंगे क्या, ये 100% ही बाहर छोड़ते हैं, बट ये कम ज्यादा हो जाता है बस। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी व ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्वेश्चन आता है श्वसन कैसी घटना है, कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का अर्थ होता है, एक होता है ऊष्माशोषी, एक होता है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का अर्थ होता है ऊर्जा या ऊष्मा का क्या करना, ऊष्मा का उत्सर्जन करना। क्या करना, उत्सर्जन करना। जो ऊष्मा का ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा का क्या हो, उत्सर्जन हो, ऊष्मा बाहर निकले, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी जिसके अंदर ऊष्मा का क्या हो, शोषण हो, अवशोषण हो, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी। लेकिन अपना श्वसन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, श्वसन कैसी विक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। अरे अपन सांस लेते हैं तो अपन ऊष्मा छोड़ते हैं क्या, बिल्कुल छोड़ते हैं। देखो एक रूम है, इस रूम के अंदर इस रूम को पूरा फुल कर दो, यानी इसके अंदर कितने लोग आ सकते हैं, जैसे इस रूम के अंदर 100 बच्चे बैठ सकते हैं, 100 बच्चों से पैक कर दो। बताओ थोड़ी देर के अंदर रूम के अंदर गर्मी हो जाएगी ना। गर्मी किस वजह से हुई, अपनी वजह से। तो ये रूम के अंदर अपन नहीं थे, गर्मी नहीं थी, रूम के अंदर पूरा एकदम ठूस के भर दिया कि 100 बच्चे बैठ सकते हैं, 100 बच्चों से भर दिया। थोड़ी देर के बाद गर्मी हो जाएगी, आप एसी लगा दोगे ना एक, तो भी एसी काम नहीं करेगी, इतनी गर्मी होगी। क्यों, क्योंकि अपन सांस लेते हैं ना, सांस लेते हैं तो बताओ कौन सी विक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी विक्रिया। इसमें ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। वहीं से आप 100 में से अब ऐसा करो 95 बच्चे बाहर भेज दो, 5 बच्चे बैठे ना, फिर देखो रूम एकदम नॉर्मल आ जाएगा। तो बताओ अपन सांस लेते हैं तो कौन सी विक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी विक्रिया। याद रखना ऊष्माक्षेपी, जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। और ऑक्सीकरण विक्रिया यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो करते हैं, तो दूसरी ऑक्सीकरण बोल दिया। अनोक्सी, ऑक्सीकरण की उपस्थिति में नहीं हो ऐसी विक्रिया, उसे अनोक्सीकरण कहेंगे। ऑक्सीकरण की अरे ऑक्सीजन लेते हैं तो है, सांस के साथ है, तो अपने श्वसन की क्रिया है वो ऑक्सीकरण और ऊष्माक्षेपीय विक्रिया कहलाती है। याद रखना, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो याद रह जाएगा, कितनी कितनी गैस लेते हैं, कितनी छोड़ रहे हैं। इसके अलावा और इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑक्सी श्वसन बनाम अनोक्सी श्वसन क्या होता है। एक तो होता है श्वसन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, एक होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। एक में तो अपने को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और दूसरे में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। देखो ऑक्सी श्वसन यानी इसे कहा जाता है वायवीय श्वसन, एक होता है अनोक्सी श्वसन, अवायवीय श्वसन। देखो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है क्या इसमें, ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होती है ये ऑक्सी श्वसन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, फिर अनोक्सी श्वसन हो जाता है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती। किस प्रकार, जैसे रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो अपने शरीर के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 है। अपन भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज के साथ बोलो कितने ऑक्सीजन के अणु जुड़े हैं, 6। अरे ये 6 है, O2 तो ऑक्सीजन है, तो 6 ऑक्सीजन के अणु जुड़े क्या।
अब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये ग्लूकोज क्या होगा, जलेगा। जलेगा, जलने के बाद क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, जल बन गई और ऊर्जा। और यही ऊर्जा आवश्यक है क्या अपने को, क्या अरे यही ऊर्जा है क्या, यही ऊर्जा, इसी ऊर्जा से अपन चल फिर रहे हैं, अपने सारे ऑर्गन्स कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार एक गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालते हैं ना, पेट्रोल, अरे पेट्रोल गाड़ी के अंदर डालने से पहले कहीं बाहर डाल दो, कहीं चीज कोई सी वस्तु में डाल दो, कुछ कहीं डाल दो, उससे ऊर्जा मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। गाड़ी में डालने के बाद ही गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो अपने को ऊर्जा मिलती है क्या। पेट्रोल क्या होता है, जलता है। अरे गाड़ी के इंजन के अंदर पिस्टन होते हैं, पिस्टन चलते हैं, ऐड देखते होंगे आप कि ये ऑयल डालते हो तो गाड़ी अच्छी चलती है, तो अंदर पिस्टन घूमते हैं वो, तो पिस्टन से क्या होता है, पेट्रोल जलता है, और पेट्रोल जलने के बाद ऊर्जा मिलती है क्या, बिल्कुल। सेम यही घटना अपने शरीर के अंदर है। ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज जलता है तो अपने को क्या मिलती है, ऊर्जा, और इसी ऊर्जा से अपना पूरा शरीर कार्य करता है। अपन भोजन नहीं खाएंगे तो शरीर को क्या नहीं मिलेगी, अपन सांस नहीं लेंगे तो शरीर को क्या नहीं मिलेगी, तो बताओ शरीर को ऊर्जा मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, तो शरीर काम करना बंद कर देगा। वहीं अनोक्सी श्वसन की बात करते हैं तो ये देखो ग्लूकोज तो ग्लूकोज ही है, अरे है कि नहीं है, C6H12O6 ग्लूकोज है, लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन की उपस्थिति है, यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति है क्या, नहीं है, ये ओनली ग्लूकोज है। देखो किस में बदल रहा है, ये बदल रहा है एथिल एल्कोहल C2H5OH, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या है ऊर्जा C2H5OH, एथिल एल्कोहल, ये एक प्रकार का एल्कोहल है, ये एल्कोहल है। यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसका निर्माण हो रहा है, एथिल एल्कोहल का निर्माण हो रहा है। आप देखते होंगे गांव में जो शराब निकाली जाती है, उस शराब को एक बंद घड़े में रखकर बूर दिया जाता है, क्यों, अरे बुरा क्यों जाता है इसको, अंडरग्राउंड क्यों किया जाता है इसको, ताकि उसको क्या न मिले, ऑक्सीजन है। अरे ऑक्सीजन मिल जाएगी तो ये बनेंगे, उसको ये थोड़ी बनाने हैं, उसको तो एल्कोहल बनाना है। एल्कोहल बनाने के लिए क्या नहीं चाहिए, ऑक्सीजन नहीं मिलनी चाहिए, ये अनोक्सी श्वसन होता है। ये इसके अंदर एथिल एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मिलती है। समझ में आया कि नहीं आया। एक देखो अंतिम उत्पाद, ये होने के बाद इसके अंदर उत्पाद क्या बनते हैं, ये रे अपने को पता है क्या बन रहे हैं उत्पाद, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा के रूप में। ऊर्जा तो मिल रही है, साथ में उत्पाद क्या बन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इधर देखो एथिल एल्कोहल बन रहा है, क्या बन रहा है, C2H5OH, एथिल एल्कोहल उत्पाद के रूप में बन रहा है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। अपन सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस छोड़ते हैं क्या, अंदर 0.03% लेते हैं, लेकिन बाहर कितनी छोड़ रहे हैं, 4%। साथ में पानी भी छोड़ रहे हैं क्या, अरे साथ में पानी भी छोड़ रहे हैं क्या, अरे पानी छोड़ते हैं। पानी छोड़ने का ये नहीं है फाना चलेंगे सर, फर 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 नहीं चल रहे हैं अपने तो, अरे अपने हाँ वाष्प के रूप में अपन पानी छोड़ते हैं। अपन आप शीशे के सामने खड़े होना और हवा लगाना 2-4 बार, शीशे के ऊपर क्या आ जाएगा, पानी हो जाएगा। तो वही पानी है, वाष्प के रूप में पानी छोड़ते हैं, नहीं कि अपन फाना चलेंगे, अपने फाना नहीं चलेंगे। आगे देखो ऊर्जा की मात्रा, ऑक्सी श्वसन में कितनी ऊर्जा बन रही है, 686 किलो कैलोरी ऊर्जा की अपने को ऊर्जा मिलती है। वहीं अनोक्सी श्वसन में कितनी ऊर्जा बन रही है, 56 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रही है। इधर देखो उदाहरण के तौर पर देखो, जितने भी पादप और जंतु है ना, उनमें कौन सा श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन होता है। जितने भी पादप और जंतु सब में ऑक्सी श्वसन होता है। जबकि जीवाणु, यीस्ट, नील हरित शैवाल, इनमें कौन सा होता है, अनोक्सी श्वसन होता है। हाँ वही शैवाल जो पानी के अंदर होती है ना, वही शैवाल है। तो जीवाणु हो गया, यीस्ट हो गया, नील हरित शैवाल हो गए, ये सब किसमें, अनोक्सी श्वसन होता है। आगे अपन देखेंगे एल्कोहल, जो दारू बनती है ना, वो इन्हीं से बनती है, यीस्ट वगैरह कुछ जीवाणु होता है उसी से ही बनती है, और वो अनोक्सी श्वसन की घटना से बनती है। आगे पढ़ेंगे अपन। तो ये पूरा समझ में आया कि नहीं आया। एक तो होता है ऑक्सी श्वसन, एक होता है अनोक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन के अंदर ग्लूकोज दोनों नहीं होता है। एक में ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ऊर्जा बढ़ती कितनी है, 686 किलो कैलोरी ऊर्जा। वहीं अनोक्सी श्वसन के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती, ग्लूकोज सीधा किस में बदल रहा है, एथिल एल्कोहल में बदल रहा है। ये होता किस में, जीवाणु में और पादपों में होता है। और वो ये जीवाणु क्या, सॉरी
पादप और जंतुओं में होता है ऑक्सीय श्वसन, जबकि अनोक्सीय श्वसन किसमें होता है? जीवाणु, नीलहरित, शैवाल, यीस्ट वगैरह में होता है। आगे अपन बात करते हैं विभिन्न जंतुओं के प्रमुख श्वसन अंग। देखो उत्सर्जन अंग पढ़े थे ना, जीवाणुओं के उत्सर्जन अंग उत्सर्जन कर रहे थे, उसी प्रकार जीवाणुओं के सबके श्वसन अंग भी इंपॉर्टेंट है। ये यहां से क्वेश्चन आता है, उत्सर्जन में अपन उत्सर्जन पढ़े थे ना अपन, तो उसी प्रकार श्वसन अंग याद रखना। अमीबा व हाइड्रा का उत्श्वसन अंग क्या होता है? शरीर की सतह। बताओ उत्सर्जन भी शरीर की सतह ही था ना, अमीबा और हाइड्रा में उत्सर्जन भी शरीर की सतह से ही होता है, जबकि श्वसन भी किससे होता है? शरीर की सतह से ही होता है। मेंढक है त्वचा व फेफड़े से, त्वचा व फेफड़े से करता है, तभी तो ये उभयचर, ये पानी में पड़ा रहता है तो त्वचा से कर लेता है, और बाहर घूमता है तो फेफड़े से श्वसन कर लेता है। कॉकरोच कीट होता है, इसका जो श्वसन है वो किससे होता है? श्वास नली, जिसे क्या कहा जाता है? ट्रेकिया, इससे करता है ये श्वसन। आगे बात करते हैं मछली। मछली श्वसन किससे करता है? गलफड़े, जिसे गिल्स भी कहा जाता है। केंचुआ किससे करता है? त्वचा से। बिच्छू देखो बुक लंग्स से करता है, बिच्छू किससे करता है? बुक लंग्स से। और पक्षी की बात करें या स्तनधारी की बात करें तो ये सब किससे करते हैं? फेफड़ों से करते हैं। ये इन जीव है, इन जीवों के क्या है? श्वसन अंग है। ये एक बार पढ़ लेना, याद कर लेना, इनसे क्वेश्चन आता है नॉर्मली। आगे अपन बात करते हैं तो ये अपना श्वसन पथ होता है। श्वसन पथ यानी अपना जो सांस लेते हैं ना, वो सांस कौन से पथ यानी कौन से रास्ते से होते हुए इस पूरी घटना को अंजाम देता है। पूरी श्वसन को कार्य करने में कौन कौन से अंग यूजफुल हो रहे हैं, ये पूरा क्या कहलाता है? मानव श्वसन पथ। इसके अंदर सबसे पहले देखो क्या है? नासिका, नोज। नासिका में क्या होता है? बाल व श्लेष्मा होती है क्या? ये किस काम आते हैं? ये धूल के कणों को रोकने के काम आते हैं, ठीक है ना। और टर्बाइन अस्थि व स्वीडेरियन कला ये होती है जो नासिका के अंदर, ये याद रखना, जो बाल व श्लेष्मा ये धूल के कणों को रोकने के काम आते हैं। नासिका के बाद क्या होता है? ग्रसनी, ये नाक के जस्ट अगले वाला भाग होता है ना, वो ग्रसनी कहलाता है। जहां एपिग्लोटिस क्या पाया जाता है? वाल्व पाया जाता है। ये देखो यहाँ एपिग्लोटिस क्या है? वाल्व है। ये भोजन को श्वास नली में जाने से क्या करता है? रोकता है। तो ये ग्रसनी है जो अपनी श्वास और भोजन का कॉमन पथ होता है। और यहाँ एक ढक्कन है, घाटी पाई जाती है, ढक्कन पाया जाता है, वॉल्व है, एपिग्लोटिस वॉल्व है, जिसे घाटी ढक्कन भी कहते हैं। ये काम क्या करता है? ये भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। अपन जब भी भोजन निगलते हैं ना, तो ये एपिग्लोटिस क्या कर देता है? श्वास नली को रोक देता है, फिर वापस खोल देता है। भोजन अपन कुछ भी चीज निगलते हैं तो ये श्वास नली पर आकर रुक जाता है, ये ताकि श्वास नली में कोई भोजन वगैरह न जाए। इसके बाद कंठ आता है क्या, जिसे लेरिक्स कहा जाता है। ये कंठ अपना मानव का स्वर यंत्र है। अरे कंठ के बिना स्वर बनता है क्या? नहीं बनता। तो इसे मानव का साउंड बॉक्स भी कहते हैं, मानव का स्वर यंत्र है। 9 उपास्थ्यों से निर्मित होता है। एडम्स एप्पल है, यहाँ एक जो हड्डी होती है इसे एडम्स एप्पल कहा जाता है। ये 9 उपास्थ्यों से निर्मित होता है। इसके बाद आता है श्वास नली, जिसे क्या कहा जाता है? ट्रेकिया। श्वास नली 12 सेंटीमीटर लंबी सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, ताकि ये पिचकने से रोकता है। जो अपनी श्वास नली है ना, इसके ऊपर ये देखो सी आकार के इस प्रकार छल्ले पाए जाते हैं इसके अंदर। क्यों सी आकार के छल्ले क्यों पाए जाते हैं? ताकि ये पिचके नहीं। अपन जब भी श्वास लेते हैं अंदर और बाहर लेते हैं तो ये नली पिचके नहीं, तो इसके अंदर सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। इनके नीचे क्या पाया जाता है? फिर फेफड़े पाए जाते हैं। ये फेफड़े श्वसनिका, वायु कोपिका, इस प्रकार फेफड़े के अंदर देखो ये अंदर चला गया और अंदर जाके ये छोटे छोटे वायु कोपिकाएं पाई जाती हैं। और वायु कोपिकाओं में क्या होती है? ऑक्सीजन वगैरह जो अपने है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जितने भी लेते हैं ना, ये सभी गैसें यहाँ जाती हैं। ऑक्सीजन का जहाँ यूज होना होता है वो ब्लड के साथ मिल जाती है और बाकी गैसें वापिस यहाँ से बाहर आ जाती हैं। तो अंतिम रूप से ये फेफड़े हैं जो श्वसनिका और वायु कोपिकाओं तक कार्य करता है। इसके आगे अपन बात करते हैं तो ये देखो वायु कोपिकाओं या गैसों का परिवहन है। देखो वायु कोपिकाओं के अंदर O2 ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? ये देखो अंदर जा रही है क्या? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है। हीमोग्लोबिन Hb हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है। CO2 ये देखो ये क्या है? ये कोशिका है। कोशिका के साथ देखो ऑक्सीजन तो जुड़ जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या निकल जाती है? इससे
बाहर निकल जाती है। तो वायु कोशिका श्वसन की क्रियात्मक इकाई होती है। इसके अंदर 60 से 70 करोड़ ये संख्या में पाई जाती है। इसमें ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन के साथ ऐड हो जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाहर निकल जाती है। बाहर निकल के गैस के साथ ये फेफड़े से बाहर निकल जाती है। ये फेफड़े के अंदर होती है ये वायु कोशिकाएं। 70% बाइकार्बोनेट के रूप में, 20 से 25% आरबीसी द्वारा, 5 से 10% प्लाज्मा द्वारा ये इसके अंदर कार्य किया जाता है। अब ये देखो अपना जो श्वसन की घटना ना वो दो भागों में विभाजित की जाती है। एक तो ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा होता है क्रेब्स चक्कर। दोनों से ऊर्जा अलग अलग ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? देखो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज ये किस में बदलता है? ये बदलता है पाइरुविक अम्ल में बदलता है। ये ग्लूकोज पाइरुविक अम्ल में बदलता है। कब कहां बदलता है? ये कोशिका द्रव्य में बदलता है। कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज अपने भोजन किस में बदल गया? ग्लूकोज। और ग्लूकोज से ये किस में बदला? पाइरुविक अम्ल, यानी पाइरुविक में टूट जाता है। और ये घटना कहां होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। ग्लूकोज का पाइरुविक में बदलना ही क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ग्लाइकोलाइसिस की घटना, ग्लूकोज का पाइरुविक अम्ल में बदलना ही क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। और ये घटना होती कहां है? कोशिका द्रव्य में। अब यहां से आगे देखो, ये पाइरुविक अम्ल है ना, यहां से आगे देखो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में आगे देखो क्या बनेगा? ऊर्जा। ऊर्जा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में क्या बनेगा? जल। और ये ऊर्जा है ना, ये यहां ऊर्जा बनती है 36 एटीपी। कितनी एटीपी? 36 एटीपी। यहां ये सर्वाधिक ऊर्जा बनती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और ये घटना होती कहां है? ये घटना होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। अरे माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के भीतर पाया जाता है क्या? तो ये सर्वाधिक ऊर्जा का निर्माण हो कहां रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अतः इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्जा का घर या फिर पावर हाउस। ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ये पाइरुविक अम्ल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है। एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो रहा है? ये तो अधिक ऑक्सीजन है, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन। एक होता है कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलना। ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो गई तो एक होती है लैक्टिक पेशियां, जो मांसपेशी होती है ना, मांसपेशी। इन मांसपेशियों में एक अम्ल बन जाता है जिसका नाम होता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल ये कब होता है? जब ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो? कम हो। ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, उस स्थिति में ये लैक्टिक अम्ल बन जाता है। एक होता है O2 की अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन अपने को मिल ही नहीं रही है, तो ये पाइरुविक अम्ल किस में बदलेगा? अब ये बदलेगा एथिल एल्कोहल में, C2H5OH में बदलेगा और साथ में CO2 बनेगा और क्या बनेगा? थोड़ी सी ऊर्जा बन जाएगी। ये घटना होती है पूरी श्वसन के अंदर। ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज सबसे पहले किस में बदलता है? पाइरुविक अम्ल में बदलता है। ये घटना कहां होती है? कोशिकीय द्रव्य में। और इस घटना को ही क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इसके बाद ये पाइरुविक अम्ल अधिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा CO2 और H2O का निर्माण होता है। और ये होता कहां है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। और ये क्रेब्स चक्र की घटना होती है ये। इसके बाद कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो अपनी मांसपेशियां हैं उनमें लैक्टिक अम्ल बन जाता है। और बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये एल्कोहल प्लस CO2 प्लस कम ऊर्जा का निर्माण होता है। ये देखो ग्लाइकोलाइसिस। अनोक्सी श्वसन हो रहा है क्या? अनोक्सी। ये यहां तक अनोक्सी श्वसन ही है, ऑक्सीजन तो इसके आगे दी है अपन ने। तो यहां तक जो घटना है ये क्या है पूरी? ये अनोक्सी श्वसन। यहां तक अपन ने ऑक्सीजन यूज ही नहीं की, ऑक्सीजन तो आगे यूज करेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है? एक अनोक्सी श्वसन है। क्यों है? क्योंकि मैंने बोल दिया ये पूरी घटना, यहां तक की घटना होती क्या है? ये ग्लाइकोलाइसिस ही होती है। ग्लूकोज का पाइरुविक अम्ल में बदलना ही ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ये एक अनोक्सी श्वसन है। साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। ये साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य का ही इंग्लिश नाम है साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं?
साइटोप्लाज्म कहते हैं। अरे महिपाल खड़ा हो। हाँ देखो, अरे ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में बदलना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस। और ये घटना कहां होती है? कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहां तक अपन ने ऑक्सीजन यूज की क्या? तो ये कौन सा श्वसन हो गया? अनोक्सी श्वसन हो गया। उत्पाद पायरुविक अम्ल बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। ये उत्पाद बन रहे हैं ना। इसके अंदर कितनी ऊर्जा मिलती है? इस पूरी घटना में अपने को 2 एटीपी ऊर्जा बनती है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस में, अरे रुक जा, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कितनी एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है? 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये इतनी घटना ग्लाइकोलाइसिस की घटना है। इसके आगे देखो, इसके आगे की जो घटना है ना, वो कहलाती है क्रेब्स चक्कर। कौन सा चक्कर है? क्रेब्स चक्कर। देखो ऑक्सीश्वसन, देखो ऑक्सीश्वसन हो रहा है क्या? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्रेब्स चक्कर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है क्या? की कीड़ो है। खड़ा हो, नहीं खड़ा हो, एक बार खड़ा हो। ये रहा। अबे बैठ जा। हाँ देखो, क्रेब्स चक्कर, पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो घटना होती है, इसे क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्कर कहते हैं। ऑक्सीश्वसन है क्या? बिल्कुल ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, तो ऑक्सीश्वसन है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न हो रही है क्या? बिल्कुल, ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है ये, और इसी को क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्कर कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? हेंस क्रेब्स ने की थी। और यहाँ कितनी ऊर्जा बन रही है? 36 एटीपी। यही क्वेश्चन बनता है, क्रेब्स चक्र में कितनी ऊर्जा बनती है? जबकि ग्लाइकोलाइसिस में कितनी ऊर्जा बनती है? 2 एटीपी। ग्लाइकोलाइसिस कहां तक होता है? ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल तक बदलना ग्लाइकोलाइसिस है। कहां ये घटना संपन्न होती कहां है? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। और इसको ही क्या कहते हैं? ये अनोक्सी है क्या? बिल्कुल, ऑक्सीजन का यूज ही नहीं किया अपन ने। ऊर्जा कितनी बनी? 2 एटीपी ऊर्जा बनी। इधर देखो, पायरुविक अम्ल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो घटना होती है, इसे क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्कर कहते हैं। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये संपन्न होती है। ऑक्सीश्वसन होता है, ये 36 एटीपी ऊर्जा बनती है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आता है यहां पर है। 2 एटीपी ऊर्जा, यानी ग्लाइकोलाइसिस में कितनी ऊर्जा बनती है? क्रेब्स चक्र में कितनी ऊर्जा बनती है? ठीक है ना। कुल ऊर्जा उत्पाद 38 एटीपी। बोलो कुल ऊर्जा उत्पाद कितना होता है? 38 के सेवा 2 + 36, ये टोटल 38 है। देखो ये घटना ग्लूकोज से तो प्रारंभ हुई, और ग्लूकोज से प्रारंभ होकर यहां तक अंतिम रूप से चल रही है क्या? 2 एटीपी ऊर्जा तो ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा बनाई जाती है, जबकि 36 एटीपी ऊर्जा क्रेब्स चक्कर के द्वारा बनाई जाती है। तो टोटल जो ऊर्जा बनती है वो कितनी बनती है? 38 एटीपी ऊर्जा बनती है। एटीपी की फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी की क्या है? फुल फॉर्म है। यानी एक प्रकार की ऊर्जा को है ना, ऊर्जा को एक फिक्स पैमाना दे दिया गया कि इतनी ऊर्जा को अपन 1 एटीपी बोलेंगे, इतनी ऊर्जा को 1 एटीपी। इस प्रकार टोटल 36 एटीपी बनती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा के सिक्के कहा जाता है। यानी एक फिक्स ऊर्जा को एक पैमाना दे दिया गया, वही एटीपी और कुछ नहीं है। इसकी फुल फॉर्म याद रखना। आगे अपन बात करते हैं। देखो ये याद रखना, एक बार में ली गई गैस अपने फेफड़ों के अंदर कितनी होती है? 500 ml होती है। अधिकतम क्षमता, अपन जो फेफड़े के अंदर अधिकतम क्षमता कितनी गैस ले सकते हैं? कितनी ले सकते हैं? 5800 ml ले सकते हैं। यहां देखो, श्वसन दर की बात करें तो वयस्क के अंदर श्वसन दर कितना होता है? 16 से 18 पर मिनट। वयस्क व्यक्ति पर मिनट के अंदर 16 से 18 बार सांस लेता है। ठीक है ना, श्वसन दर है। शिशु, छोटा बच्चा, बताओ 1 मिनट में 25 से 40 बार।
फैक्ट, दायां फेफड़ा बाईं ओर से बड़ा होता है, प्लूरा झिल्ली से ढका होता है। ये फेफड़ा किससे ढके होते हैं? प्लूरा झिल्ली से। ये इंपॉर्टेंट है बस। अपना जो फेफड़ा है वो किससे ढका होता है? प्लूरा झिल्ली से ढका होता है। इससे होने वाले रोगों की बात करें तो ये इससे होने वाले रोग है। देखो, निमोनिया। अरे बच्चों को होता है क्या निमोनिया? बिल्कुल बच्चों को होता है। होता क्या है? कुछ नहीं है, वायु कुपिका में श्लेष्मा भर जाता है। वायु कुपिका जो सांस लेने की उसकी जो नली होती है ना, उसमें क्या भर जाता है? श्लेष्मा भर जाता है। तभी तो निमोनिया होने के बाद डॉक्टर क्या करता है? उसकी एक मशीन सी लगाता है, मशीन सी लगाकर गैस देता है उसको। तो निमोनिया। एक होता है टीबी या एम्फाइसीमा। ये क्या रोग है? ये वायु कुपिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, इसे कहा जाता है। एक होता है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस जितनी भी जो फैक्ट्री वगैरह होती है, खान वगैरह, उसमें जो लोग काम करते हैं ना, तो उसके फेफड़ों में क्या हो जाती है? उनके धूल वगैरह के कण जम जाते हैं और उस बीमारी को सिलिकोसिस कहते हैं। सिलिकोसिस या फाइब्रोसिस है, धूल कणों व रेशों का फेफड़ों में जमाव, ये सिलिकोसिस कहलाता है। बच्चों में होता है। अब देखो इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। देखो, हाँ वो अपन पढ़ेंगे, वो हार्ट टॉपिक आएगा, श्वसन का नहीं है वो पार्ट। अब देखो इसके क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, जो चीज अपन ने पढ़ी है ना उससे क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं। क्रेब्स चक्कर कहां संपन्न होता है? बोलो। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही संपन्न होता है ना, यही क्वेश्चन आएगा। क्रेब्स चक्कर कहां संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में। क्रेब्स चक्कर से कितनी एटीपी ऊर्जा बनती है? 36 एटीपी ऊर्जा बनती है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यही क्वेश्चन है। आगे देखो, ऑक्सी व अनऑक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप क्या है? ग्लाइकोसिस। ऑक्सी व अनऑक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप क्या है? ग्लाइकोसिस। ग्लाइकोसिस ये कॉमन स्टेप होता है। ऑक्सी श्वसन में कुल कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है? ऑक्सी श्वसन में कुल 38। 2 एटीपी ऊर्जा तो ग्लाइकोसिस में और 36 एटीपी ऊर्जा क्रेब्स चक्कर में, और टोटल कितनी हो जाती है? 38 एटीपी। कोशिकीय श्वसन कितने चक्रों में पूरा होता है? 2 चक्रों में पूरा होता है। एक तो पहला चक्कर था ग्लाइकोसिस, जहां 2 एटीपी ऊर्जा बन रही थी। एक दूसरा था क्रेब्स चक्कर, तो 2 में संपन्न होता है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्कर, 2 में संपन्न होता है। ऑक्सी श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। ये ऑक्सी श्वसन के अंतिम उत्पाद है। इसके आगे देखो, स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा होता है। मनुष्य का दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है? मनुष्य का जो दायां फेफड़ा होता है ना, दायां फेफड़ा, देखो ये जैसे मनुष्य का ये फेफड़ा है, देखो ये मनुष्य का दायां फेफड़ा है और ये मनुष्य का बायां फेफड़ा है। ये आपकी तरफ देख रहा है मनुष्य, तो ये दायां हो गया। ये तीन भागों में विभाजित होता है और ये 2 भागों में विभाजित होता है। ये इस प्रकार है और कुछ नहीं है। देखो, बाहर की वायु को शरीर के अनुकूल कौन बनाता है? टर्बाइन, श्लेष्मा व स्वीडेरियन कला। ये बाहर की, जैसे ये नाक के अंदर पाया जाता है, जो बाहर की सांस, बाहर की वायु को शरीर के अनुकूल बनाता है और कुछ नहीं है। फेफड़ों की सुरक्षा हेतु आवरण कौन सी झिल्ली का होता है? प्लूरा झिल्ली के द्वारा फेफड़े घिरे रहते हैं। फेफड़ों की कुल अधिकतम क्षमता कितनी होती है? 5800 मिली होता है। श्वासोच्छ्वास की क्रिया में कुल कितना समय लगता है? 5 सेकंड का समय लगता है। एक श्वास यानी सांस लेना और वापस छोड़ने को कहते हैं। तो एक बार सांस लेने और छोड़ने में कुल कितना समय लगता है? 5 सेकंड का समय लगता है। इसके अलावा छोड़ी गई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%। लेते हैं तो कितनी होती है? 0.03%। छोड़ते हैं तो 4% है। श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? नाइट्रोजन जितनी लेते हैं उतनी छोड़ते हैं क्या? इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। फेफड़े में गैसों का आदान प्रदान किस माध्यम से होता है? वायु कुपिकाओं द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। रक्त में CO2 का अधिकांश परिवहन किसके द्वारा होता है? बाइकार्बोनेट के द्वारा। रक्त के अंदर क्या होता है? CO2 का अधिकतम परिवहन किया जाता है बाइकार्बोनेट के द्वारा। और क्या देखो, जीवाणु या कवक में अनोक्सी श्वसन होता है क्या? बिल्कुल होता है। ये किण्वन कहलाता है। जीवाणु या कवक में अनोक्सी श्वसन होता है ना, किण्वन। ऑक्सीजन अभाव में मांसपेशियों में विखंडन है, बताओ क्या हो जाता है? लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। ऑक्सीजन के
अभाव में, अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है यानी अभाव है, और मांसपेशियों में कौन सा, मांसपेशियों में जो विखंडन होता है कौन सा अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल है। अपन अधिक कार्य करते हैं तो अपना शरीर दर्द करता है ना, वो किसके कारण है, लैक्टिक अम्ल के कारण। क्यों कि अपने जो नॉर्मली अपन जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जो ऊर्जा होती है ना, वो दिन भर के कार्य में जो होती है वो पूरी हो जाती है, उतनी तो होती है। अपना जो डेली रूटीन होता है उतनी तो ऑक्सीजन लेते हैं, ग्लूकोज है वो ऊर्जा में बदलते हैं और शरीर को, इसको खड़ा कर, अरे क्यों था आज, तो दिन भर जितनी अपने को ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतनी तो ऊर्जा मिलती है अपने को, लेकिन एक दिन अपन ने हार्ड वर्क कर लिया, हार्ड वर्क कर लिया तो ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी ना, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसका मतलब ऊर्जा बढ़ने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी क्या, ऑक्सीजन तो उतनी मिलती है जितनी पर डे मिलती है अपने को, ज्यादा कोई अलग से सिलेंडर थोड़ी लगाएंगे। तो कम ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की मात्रा तो उतनी है लेकिन कार्य ज्यादा कर दिया क्या, कार्य ज्यादा कर दिया तो ऊर्जा ज्यादा खर्च कर दी क्या, ऊर्जा ज्यादा खर्च कर दी तो उस ऊर्जा के मुकाबले ऑक्सीजन कम रह गई ना। तो कम ऑक्सीजन के मुकाबले मांसपेशियों में जो ग्लूकोज का विखंडन होता है ना वो क्या होता है, और इस लैक्टिक अम्ल की वजह से अपने शरीर क्या करता है, दर्द करता है। पादप व जंतुओं में कौन सा श्वसन होता है, पादप और जंतुओं में ऑक्सी व अनोक्सी दोनों ही होते हैं, ऑक्सी व अनोक्सी दोनों ही होती हैं। 2 एटीपी ऊर्जा अपने किससे मिलती थी, ग्लाइकोसिस से, और 36 एटीपी ऊर्जा क्रेब्स से। अरे ये दोनों मिलके कितनी बन रही हैं, ये अपने को 38 एटीपी ऊर्जा दोनों से ही तो मिल रही है। तो अपन जंतु नहीं है क्या, पादप और जंतु दोनों में, पादप और जंतुओं में जो श्वसन है वो ऑक्सी और अनोक्सी दोनों ही होते हैं। पेड़ पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, CO2 नहीं लेते, ये क्वेश्चन एक दिन पहले भी पूछा था मैंने। ये देखो पेड़ पौधे श्वसन में क्या कर रहे हैं, ये श्वसन कर रहे हैं, और श्वसन में पेड़ पौधे जिंदा नहीं है क्या, पेड़ पौधे सजीव नहीं है क्या, धरती पर जो सजीव है ना वो सांस लेने के लिए कौन सी गैस का यूज करता है, ऑक्सीजन का ही यूज करता है। तो पेड़ पौधे सांस लेने के लिए कौन सी गैस का यूज करते हैं, ऑक्सीजन का। पेड़ पौधे जब प्रकाश की उपस्थिति में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं ना तब वो CO2 को किस में बदल देते हैं, O2 में बदल देते हैं। लेकिन जब वो श्वसन करते हैं ना तो श्वसन में तो ऑक्सीजन ही लेंगे वो जिंदा रहने के लिए। कारखानों में श्रमिकों को रोग की संभावना हो जाती है, सिलिकोसिस, फेफड़ों में उसके कण जम जाते हैं। मांसपेशियों में थकान का कारण क्या है, लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है। शराब निर्माण में उपयोगी यीस्ट, अरे यीस्ट के अंदर अनोक्सी श्वसनित होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो शराब जो निर्माण किया जाता है ना वो एक यीस्ट से किया जाता है। यीस्ट एक जीवाणु होता है और कुछ नहीं है। कौन सा, ब्रीब्रेज बोल दो या ब्रेवर्स यीस्ट बोल दो, इस जीवाणु से शराब का क्या होता है, निर्माण होता है। मछलियों का प्रमुख श्वसन अंग क्या होता है, गलफड़े। हाँ, और क्या देखो, श्वसन केवल सांस लेना नहीं है, यह है ऑक्सीजन को जीवन की ऊर्जा में बदलने की क्या है, एक जादुई प्रक्रिया। तो श्वसन केवल सांस लेना ही नहीं है, ठीक है ना, श्वसन सांस लेना नहीं है, मैंने पहले बता दिया था। ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज सांस लेना एक इस श्वसन का छोटा सा पार्ट है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज ऊर्जा में टूटती है, ये पूरी घटना ही श्वसन कहलाती है। देखो वायुमंडल के अंदर अपन वायुमंडल से जो भी लेते हैं गैस वगैरह वो फेफड़ों तक जाती है क्या, यहाँ फेफड़ों से किस में चली जाती है, रक्त में चली जाती है। रक्त से किस में जाता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तक जाती है, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ये इस प्रकार की घटना चलती है, ये अपना पूरा श्वसन है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को। जय हिंद, जय भारत।